हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैं बहुत सारे बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूं। मैं क्लास 9th और 10th के लिए साइंस लेता हूं और क्लासेस 11, 12, जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ अटैच्ड रह चुका हूँ। मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ HOD भी रह चुका हूँ और काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर साउथ दिल्ली के मैंने वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग, क्रैक द बोर्ड सेशन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। ये वाले वैल्यू एडेड सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा, पर सही टाइम आने पर। फिलहाल हम आज शुरू कर रहे हैं अमीन्स का एक कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर, जिसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमीन्स की पढ़ रहे हैं। हमने काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज हम 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमीन्स की पढ़ चुके हैं अभी तक। पहली बेसिक कैरेक्टर, दूसरी एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स और तीसरा एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। जो नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अमीन्स के लिए आती है वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये 2 फॉर्म्स में इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। एक तो टेस्ट के फॉर्म के अंदर भी आती है और जनरल कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म के अंदर भी आती है। आप कोई भी अमीन ले लीजिए, पर वो होना प्राइमरी चाहिए। अब आप चाहे एलिफैटिक लीजिए, चाहे आप एरोमेटिक ले लीजिए। तो एलिफैटिक के लिए मैंने R ग्रुप रखा है, एरोमेटिक के लिए मैंने AR लिख दिया, एरीन लिख दिया, या बेंजीन रिंग हम प्लेस कर सकते हैं। उसको आप रिएक्ट कीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH। एक बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि वो स्मेल जो है वो एक आइसोसाइनाइड की है। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं उसने एलिफैटिक आइसोसाइनाइड बनाया है, और अगर आप रिंग ले लेते तो वो एरोमेटिक आइसोसाइनाइड बनाती, जिसकी फाउल स्मेल होती है। ये फाउल स्मेल कंफर्म कर देती है कि हमारे पास जो अमीन है वो प्राइमरी है। तो ये रिएक्शन क्या सर्व करती है? टेस्ट फॉर सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो फाउल स्मेल देते हैं, किसकी? आइसोसाइनाइड की। इसलिए इस रिएक्शन को कार्बाइल अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन किसके लिए है? प्राइमरी एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक अमीन्स के लिए। अगली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। इसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कहते हैं 3 क्लासेस अमीन्स के, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो अलग अलग तरीके से नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसको हम इन C2 बनाते हैं। मतलब उसी टाइम हम उसको बनाते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। काफी अनस्टेबल एसिड होता है, तो हमको उसी टाइम ये बनाना पड़ता है, राइट। अब आप देख लीजिए, हम रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन की पढ़ेंगे और एलिफैटिक की पढ़ेंगे और एरोमेटिक की पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे प्राइमरी अमीन लिया है, उसको नाइट्रस एसिड के साथ हमने रिएक्ट किया है। नाइट्रस एसिड हम कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड देते हैं, साथ में NaCl देते हैं, और रिएक्शन जो है वो 0 to 5 डिग्री केल्विन पर होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर होती है, मतलब 273 से लेके 278 केल्विन पर। और हमारे पास क्या आता है? एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो ग्रुप है यहाँ पे N2 पॉजिटिव,
इस ग्रुप को हम कहते हैं डायजोनियम ग्रुप। हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, यूजफुल ग्रुप भी होता है। पर ये जो डायजोनियम ग्रुप है ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए हमारा जो एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल होने की वजह से पानी में हाइड्रोलाइज कर जाता है। तो पानी की रिएक्शन इसके साथ कैसे दिखा रहे हैं हम, ये देखिए हमने पानी का H लिखा, OH लिखा और यहाँ पे H लिखा, यहाँ से हमने इसको ब्रेक करा दिया, यहाँ से हमने इसको ब्रेक करा दिया, तो ये हाइड्रोलाइज करके हमको क्या दे देता है, अल्कोहल दे देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, इस वजह से वो हाइड्रोलाइज कर जाता है पानी के साथ और क्या देता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है, अल्कोहल देता है। यहाँ पे काफ़ी चालाकी होती है कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको देगा कि प्राइमरी अमीन है, साथ में नाइट्रस एसिड है, टेम्परेचर मेंशन कर देगा। बच्चे जो है वो एलिफैटिक सॉल्ट बनाकर छोड़ देते हैं। नो, इट इज रॉन्ग। आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल बताना पड़ेगा एलिफैटिक के केस में। ये आप टेस्ट की फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हो एलिफैटिक अमीन्स के लिए, हालांकि ये हम प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है। तो हमारे पास प्राइमरी अमीन के लिए सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो ऊपर हम लिख चुके हैं, राइट। कहते हैं यहां पर इस प्रोसेस के अंदर जो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है वो क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन में एस्टिमेट करने के काम आती है। किसको, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के। कितना नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है जो हम कंज्यूम कराएंगे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के लिए, तो वहां पर हम उसको यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए। और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो होते हैं वो डिफरेंट मैनर के साथ रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, राइट। लेकिन एरोमेटिक अमीन्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एनिलीन, जब एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है उसी टाइम हम बना रहे हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमें देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये एक स्टेबल सॉल्ट होता है इन कंपैरिजन टू एलिफैटिक। इसके कंपैरिजन में, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट के कंपैरिजन में बेंजीन डाइजोनियम जो है वो स्टेबल सॉल्ट होता है रेजोनेंस की वजह से। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है, रेजोनेंस कैसे आता है, इसलिए ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। तो एरोमेटिक के केस के अंदर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। पर एलिफैटिक के केस के अंदर अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनॉइल क्लोराइड। अब इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। हम जो यूज कर रहे हैं वो है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड। तो बेंजीन रिंग आप देख सकते हैं, सल्फोनॉइल ग्रुप भी आप देख सकते हैं कौन सा है, साथ में हमारे पास ये आ गया Cl, ये हो गया क्लोराइड। इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है अगर आपको टेस्ट करना हो बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, मतलब एक ही रिएजेंट जो है वो तीनों अमीन्स के टेस्ट के काम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने प्राइमरी अमीन लिया है और इसको हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया। जब हम इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो HCl का लॉस हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। यहां से
H पॉजिटिव, यहां से Cl नेगेटिव निकला, यहां से H पॉजिटिव निकला और हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, है ना। तो यहां से Cl नेगेटिव गया, यहां से H पॉजिटिव गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, N इथाइल बेंजील सल्फोनामाइड। ये जो सॉल्ट आया है ये बेस में सॉल्युबल होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू NH बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक बिहेव करता है और ये सॉल्युबल हो जाता है बेस में। तो NH के साथ ये एसिडिक बिहेव करने की वजह से बेस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी अमीन को रिएक्ट कराएंगे तो वो भी बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं दो दो एल्काइल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया। लेकिन जब ये सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो वो इनसॉल्युबल होता है। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ N बॉन्ड H। इसके पास NH बॉन्ड होता नहीं है, इसलिए ये बेस में डिसॉल्व नहीं होता। एंड टर्शरी इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वाई? तो बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड साथ में टर्शरी अमीन अगर आप ले लेते हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि उनके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं होता। तो आंसर क्या आता है, नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H एटम। तो टर्शरी जो है वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के लिए। ऑल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ अमीन्स। लेकिन आजकल हम इस रिएक्शन, इस रिएजेंट की जगह हम जो नया रिएजेंट यूज करते हैं वो है पैरा टोलुईन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्योंकि उससे हमारी रिएक्शन थोड़ी बेटर हो जाती है। तो ये आ गया हमारा CH3 ग्रुप, ये हमारी रिंग आ गई। रिंग की पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या आ गया, CH3, और ये आ गया सल्फोनॉइल ग्रुप, और ये आ गया Cl। तो हम पैरा टोलुईन सल्फोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं जो बेटर रिएक्शन देता है, राइट। तो ये थी हमारी 6th प्रॉपर्टी अमीन्स की, और अब हम इसके साथ लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अमीन्स की, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अमीनो ग्रुप एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑन रिंग। कहां पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, और ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब हम क्या करते हैं, ये देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास हुई तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज। ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेक्यूटिव कार्बन के पास जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे क्या कर गई, इंक्रीज। पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेक्यूटिव कार्बन पे जाएगी तो दोबारा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज। और ये आगे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहली रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। अब आप देखिए कैसे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। आपने एनिलीन लिया, ब्रोमीन लिया, ये इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है कि ऑर्थो के दोनों पोजीशन से H हटा देता है, पैरा की पोजीशन से भी H हटा देता है। ये स्प्लिट करता है टू गिव Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा तीनों जगह पे अटैक करके
क्या बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूएंट यहां पे बनता है। यूजुअली जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो मेजरली प्रोडक्ट जो है वो पैरा पे आता है, उससे कम परसेंटेज में वो ऑर्थो पे आता है। तो हमारे पास क्या आता है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट आता है, पर यहां पर वो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो अभी हमने पढ़ा। तो सवाल उठता है कि सर अगर हमें इसका मोनो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए तो हम क्या करें? तो देखते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स के अंदर जो बहुत ही रिएक्टिव रिएक्शन होती है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ मोनो सब्स्टिट्यूएंट। तो लेकिन अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए तो हम क्या करें, हमको NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है या एक तरह से ब्लॉक करना पड़ता है बाय डूइंग एसिटाइलेशन। किसके साथ? विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो NH2 ग्रुप जब ब्लॉक हो जाता है तो वो इतना अच्छे से रिएक्टिव नहीं रहता। हम क्या कह रहे हैं, जरा इसका एग्जाम्पल देखिए। अब मैं ब्रोमिनेशन में मुझे सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने एनिलीन को सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया। तो जब मैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करूंगा तो यहां से CH3COOH गया और यहां से गया H। तो हमने किसका लॉस करा दिया इस रिएक्शन में? एसिटिक एसिड का लॉस करा दिया। और एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कौन ले लिया? बेस, जो कौन है? पायरिडीन। जिससे हमारे पास क्या आ गया? N फिनाइल इथेनमाइड। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो इथेनमाइड हो गया और नाइट्रोजन पर रिंग आ रहा है, इसलिए N फिनाइल इथेनमाइड, इसे कहते हैं एसिटेनालाइड। अब ये जो ग्रुप आपके पास आया है ये एक तरह से NH2 के एक्शन को कम कर देगा, नॉट रोक देगा, इनफैक्ट कम कर देगा। तो अब अगर मैं इस एसिटेनालाइड का ब्रोमिनेशन करता हूं तो ब्रोमीन ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। अब आप देख सकते हैं कि वीक इथेनोइक एसिड के अंदर आपको लुइस एसिड नहीं चाहिए, यहां पे आप वीक एसिटिक एसिड के अंदर से ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। और यहां से पैरा का H पॉजिटिव जाता है, इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव यहां पे अटैक करता है और हमारे पास क्या आ जाता है? पैरा ब्रोमो एसिटेनालाइड। और इससे अमीन पाना बड़ा आसान है। आप ऐसा कीजिए, इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए पानी के साथ। तो जब आप पानी के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे दोबारा एसिटिक एसिड बाहर निकल आएगा। जो एसिटिक एसिड बाहर निकला, इन दोनों एसिड्स को आप दोबारा रिएक्ट करके एसिटिक एनहाइड्राइड वापस रीजनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? पैरा ब्रोमो एनिलीन, राइट। तो हमने क्या किया, हमने NH2 ग्रुप के स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन को कम कर दिया, उसको हमने ब्लॉक कर दिया, उसका हमने अमाइड बना दिया। अमाइड से अब उसका ध्यान रिंग पर कम हो गया, जिसकी वजह से उसकी एक्टिवेशन रिंग के लिए कम हो गई। कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो एसिटेनालाइड के अंदर वो O के साथ इंटरैक्ट करता है बाय रेजोनेंस, इसलिए वो रिंग के लिए क्या हो जाता है? लेस अवेलेबल। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये हमने पढ़ा था NH ग्रुप है, ये मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे C है, साथ में डबल बॉन्ड O है, O के पास भी दो लोन पेयर है, साथ में CH3 है। एक्चुअली में जो रिएक्शन है वो इस लोन पेयर की है। जितना ये लोन पेयर रिंग के साथ होगा उतना ट्राई सब्स्टिट्यूएंट या डाई सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलेगा। लेकिन अगर ये लोन पेयर अब रिंग के साथ इन्वॉल्व ना होके अमाइड ग्रुप के अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो वो रिंग के लिए लेस अवेलेबल है।
क्योंकि ये जो लोन पेयर है अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब रिंग के लिए अगर वो लेस अवेलेबल है तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकता। इनफैक्ट ऑर्थो भी नहीं मिलता। सर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस पोजीशन पर आप अगर ऑर्थो पे कोई चीज लाने की कोशिश करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो ऑर्थो पे भी नहीं आता, सिर्फ कहां पर आता है? पैरा पोजीशन पे आता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी ऊपर ड्रॉ किए, यहां पे भी आपके पास आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन की काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तीनों पोजीशंस पे आता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ट्राई सब्स्टिट्यूएंट आता है। लेकिन अगर आपको इसका मोनो सब्स्टिट्यूएंट चाहिए तो आपको पहले NH2 ग्रुप को ब्लॉक करना पड़ेगा बाय रिएक्टिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसकी वजह से वो क्या बना लेगा? एसिटेनालाइड बना लेगा। एसिटेनालाइड के अंदर अमाइड ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, लोन पेयर नाइट्रोजन का रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए वो रिंग के लिए लेस अवेलेबल होता है, इसीलिए मोनो सब्स्टिट्यूएंट बनाना आसान हो जाता है। राइट? तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन। तो ब्रोमिनेशन के बाद हम देख रहे हैं नाइट्रेशन। तो अब हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं नाइट्रिक एसिड इज नॉट ओनली अ नाइट्रेटिंग एजेंट, लेकिन ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसलिए ये भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाता है एनिलीन के साथ। जैसे एनिलीन के साथ आपने नाइट्रेशन किया, राइट, conc HNO3 with conc H2SO4 at 288 केल्विन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। अगेन अब ये भी बड़ी अजीब सी बात हो गई। यूजुअली हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं या तो वो ऑर्थो एंड पैरा आते हैं, जिसमें से ऑर्थो माइनर होता है, पैरा मेजर होता है, या फिर वो मेटा आता है। लेकिन यहां पे तो ऑर्थो, यहां पे तो पैरा, मेटा एंड ऑर्थो तीनों आ रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, मेटा और पैरा की अमाउंट जो है वो अच्छा खासा आ रहा है, ऑर्थो का अमाउंट तो बहुत कम आ रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ये भी बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं अभी तब, लेकिन हम अभी पहले देखेंगे कि अगर मुझे सिर्फ पैरा चाहिए हो, ठीक है, अभी हम इसका जवाब देंगे कि मेटा क्यों आता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ अगर पैरा चाहिए तो हम क्या करेंगे? अगेन आप NH2 ग्रुप को ब्लॉक कर दो। कहते हैं बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही वही रिएक्शन होगी। अब आपके पास दोबारा एसिटिक एनहाइड्राइड आ गया। एसिटिक एनहाइड्राइड को आप रिएक्ट कराएंगे तो यहां से CH3COO जाएगा, यहां से H पॉजिटिव जाएगा। लॉस किसका हो गया? CH3COOH का। आपके पास वीक एसिड आ गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या ले लिया? पायरिडीन एज अ बेस। आपके पास क्या आ जाएगा? एसिटानालाइड। अब आप इसका क्या करेंगे? नाइट्रेशन। तो सिर्फ पैरा पोजीशन से H पॉजिटिव जाएगा और HNO3 अगर ब्रेक करेगा तो वो क्या देगा? OH माइनस, साथ में NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पैरा नाइट्रो एसिटानालाइड। और इसको वही तरीका अगर हम हाइड्रोलाइज कर देंगे तो दोबारा एसिटिक एसिड बाहर आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस किसका आ जाएगा? एसिटिक एसिड का। और हमारे पास क्या आ जाएगा? पैरा नाइट्रो एनिलीन। इस एसिटिक एसिड को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो इसमें भी आपको लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, वीक एसिड से ही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है।
सल्फोनेशन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं उसी चीज की कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि हमारे पास ये मेटा सब्स्टिट्यूएंट इतने ज्यादा अमाउंट में आ गया। तो उसके लिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा रब कर रहा हूं और अब देखिए क्या होता है। जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उसको प्रोटोनेट करना होता है। तो प्रोटोनेट करने के लिए हमारे पास H पॉजिटिव आता है जो इसके लोन पेयर पे अटैक करता है और लोन पेयर पे अटैक करने के बाद ये बनाता है एनिलीनियम कैटायन। अब इसके अंदर जो NH2 ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसकी वजह से वो ऑर्थो एंड क्या डायरेक्टिंग हो गया, पैरा डायरेक्टिंग हो गया। लेकिन जब नाइट्रेशन होता है एनिलीन का, ये हमारे पास क्या हो गया, एनिलीन। लेकिन जब एनिलीन का प्रोटोनेशन होता है, इसको हम क्या लिख देते हैं, प्रोटोनेशन। तो जब नाइट्रेशन कंप्लीट होने से पहले जब पहले प्रोटोनेशन होता है तो वो क्या बनाता है, एनिलीनियम कैटायन। इस एनिलीनियम कैटायन के अंदर ये जो NH3 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। एंड ये अच्छे अमाउंट में मिलता है। वर्ड यूज किया गया है सब्सटैंशियल अमाउंट के अंदर आता है। अब सिंस ये वाला एनिलीनियम कैटायन सब्सटैंशियल अमाउंट में आता है, इस वजह से मेटा आइसोमर जो होता है वो भी सब्सटैंशियल अमाउंट में आता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मेटा नाइट्रो एनिलीन इज ऑब्टेन्ड इन सब्सटैंशियल अमाउंट। वाई, क्यों? क्योंकि जब नाइट्रेशन होता है एनिलीन का तो सबसे पहले जब प्रोटोनेशन होता है तो वो एनिलीनियम कैटायन बनाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो मेटा डायरेक्टिंग होता है और ये अच्छे अमाउंट में मिलता है। इस रीजन की वजह से ये मेटा आइसोमर इतना ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। तो देखते हैं इसकी लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सल्फोनेशन। तो एनिलीन का हम सल्फोनेशन कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम इसको कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे। H2SO4 स्प्लिट करके क्या देगा, H पॉजिटिव, साथ में HSO4 माइनस। तो ये H पॉजिटिव एनिलीन जो एक तरह से बेस है उसके H पॉजिटिव अटैक करेगा और क्या बना देगा, एनिलीनियम कैटायन, जिसके साथ HSO4 नेगेटिव कंबाइन कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो हमारा क्या हो गया, सॉल्ट। तो ये हो गई एक एसिड बेस रिएक्शन। अब यही एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो यहां से H पॉजिटिव जो है उसका लॉस होता है और टोटल मिलाकर पानी का लॉस, ये गया H, ये गया एक H और यहां से जाता है एक O और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, HSO3 पॉजिटिव जो है वो अटैक करता है पैरा पोजीशन पे और क्या बनाता है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इस ग्रुप के अंदर बेस ग्रुप भी है, ये रहा बेस, और एसिड ग्रुप भी है। इसीलिए एसिड का H पॉजिटिव जो है वो NH2 के लोन पेयर पे अटैक करके क्या बना देता है, ज्विटर आयन, एक ऐसा आयन जिसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो ये था सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। आई होप आपको सल्फोनेशन रिएक्शन समझ में आया।
इसके अलावा जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता, ना ही वो एल्काइलेशन देता है, ना ही वो एसाइलेशन देता है। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर लुइस एसिड AlCl3 इस्तेमाल होता है और एनिलीन के अंदर NH2 ग्रुप होता है जिसके ऊपर लोन पेयर है। तो ये एक तरह से क्या एक्ट करता है, लुइस बेस। तो क्या होगा कि ये दोनों ही आपस में ग्रुप कंबाइन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, इसलिए इनका फर्दर रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। तो एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस शो नहीं करता, क्योंकि एनिलीन खुद एक लुइस बेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर लुइस एसिड AlCl3 इस्तेमाल होता है, तो वो दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, जो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रोक देते हैं। तो आई होप आपको आज की केमिकल प्रॉपर्टीज अमीन्स की समझ में आई। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन किया है। कौन कौन से मैकेनिज्म किस फॉर्म के अंदर होते हैं मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी उसको यूज़ कर सके, उनके हेल्प आ जाएगा, उनके काम में आ जाएगा, वो भी अपने कंटेंट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से किसी का कोई भी डाउट भी हो रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, टू अ टॉपिक, यू प्लीज फील फ्री टू राइट अस, कॉल अस, टेक्स्ट अस। हम उसके ऊपर जो भी होगा, चाहे मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़े, मैं ज़रूर करूँगा। मैं आपको उसका सॉल्व करके भी आंसर भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमारा एक ही मोटो है कि आपका डाउट, आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए। तो टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।